हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंडक्टर्स जो होते हैं मेटल्स, उनके अंदर जो आपका करंट फ्लो होता है चार्ज का, वो कैसे होता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज, उनका रैंडम मोशन होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है। फिर से रूम टेम्परेचर के ऊपर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, उनका रैंडम मोशन होता है। ठीक है, वो जो रैंडम मोशन होता है उनकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होता है जिसकी वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन का मतलब क्या है कि कोई भी डायरेक्शन क्या है, फिक्स नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली किसी भी डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। और अगर रैंडम डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रहे हैं तो जो नेट डायरेक्शन होगा, किसी भी नेट करंट होगा किसी भी डायरेक्शन का, वो कितना हो जाएगा, 0। फिर से ओवरऑल आपका जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जनरली अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम मोशन करते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर, जिनकी वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब रैंडम मोशन के होने की वजह से कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, सब इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं रैंडमली। तो उस वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई करंट, कोई आपका चार्ज फ्लो नहीं होता, और उस वजह से जो नेट करंट होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो कितना हो जाता है, 0। अब बात आती है कि अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूं, मतलब ये जो मेरा कंडक्टर है उसको मैंने क्या करा, एक सर्किट से कनेक्ट करा, मैंने उसके दोनों एंड पे क्या अप्लाई करा, पोटेंशियल अप्लाई करा। जैसे ही मैं पोटेंशियल अप्लाई करता हूं तो उसकी वजह से क्या होता है, एक फील्ड डेवलप होता है उसकी लेंथ में। ठीक है, तो उस फील्ड की वजह से अब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मोशन होगा। ठीक है, अब जैसे ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव है बैटरी का, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, मोशन करेंगे कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं। तो ये आपकी डायरेक्शन किसकी है, करंट की, और ये डायरेक्शन किसकी हो जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, अब दिक्कत क्या होती है कि जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन मोशन करना स्टार्ट करता है, वो आपका जो कंडक्टर है, मेटल है, वो किससे मिलके बना है, एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से मिलके बना है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करना स्टार्ट करता है, वो किसी न किसी एटम से या फिर आयन से कोलाइड करता है। फिर से जैसे ही इलेक्ट्रॉन मोशन करना स्टार्ट करता है, उसी मोमेंट पे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करता है, उसी मोमेंट पे क्या हो जाता है कि उसका कोलिजन हो जाता है किसी एटम से या फिर आयन से। फिर वो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। फिर वो चलना चालू कर रहा है, फिर उसका क्या हो गया, कॉलिजन, फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। फिर उसने चलना चालू करा, फिर उसका क्या हो गया, कॉलिजन, फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो जैसे ही मैंने पोटेंशियल अप्लाई करा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप होने से हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा, एक फोर्स लगा। कितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है, क्यू ई। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट वो मोशन कर रहे हैं, तो फोर्स कितना हो जाएगा, -क्यू ई। फिर से पोटेंशियल अप्लाई करा कंडक्टर के अक्रॉस, पोटेंशियल क्या करेगा, फील्ड डेवलप करेगा। फील्ड डेवलप होने की वजह से हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कितना फोर्स होगा, क्यू ई। लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की क्या होता है, अपोजिट होता है, इसलिए फोर्स कितना हो जाता है, -क्यू ई। तो इस फोर्स की वजह से क्या होता है, एक एक्सेलरेशन मिलता है। अपन को पता है F इक्वल टू क्या होता है, m है। तो फोर्स मिला इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को, और उसकी वजह से क्या होगा, एक एक्सेलरेशन मिलेगा, किसको, चार्ज को। तो जैसे ही एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है, जैसे ही एक्सेलरेशन मिलता है इलेक्ट्रॉन चलना चालू होता है, और जैसे ही एक्सेलरेशन मिलता है तो उसकी स्पीड, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, वही रीजन कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलने लगता है, उसको एक्सेलरेशन मिलता है, उसी मूवमेंट पे उसका क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है। तो उसकी स्पीड नहीं बढ़ती है, उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है लेकिन फिर भी उसकी स्पीड क्या है, नहीं बढ़ रही, और वो स्लो स्लो ही क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। कौन सी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बार बार कोलिजन होने की वजह से उसके पास एक्सेलरेशन है, फिर भी उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, और वो स्लो स्पीड से क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, स्लो 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 आगे बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्लो आगे बढ़ रहा है, और स्लो आगे बढ़ने को अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट मोशन। ठीक है, स्लो जो आगे बढ़ता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कि वो ड्रिफ्ट मोशन कर रहा है, स्लो मोशन कर रहा है, काफी स्लो स्लो मूवमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है स्लो स्लो मूवमेंट, क्यों, क्योंकि
जैसे ही वो चलना चालू करता है उसी मोमेंट पे उसका क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है। और ये जो ड्रिफ्ट मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उससे आपका करंट प्रोड्यूस होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर ये वाली है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। तो वो जो करंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। ठीक है। नेक्स्ट, वो जो ड्रिफ्ट मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उनकी जो स्पीड होती है वो होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अपन ने क्या देखा था कि जो आपका रैंडम वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है, 10⁵ +5 मीटर पर सेकेंड। और जो ड्रिफ्ट मोशन है उसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड कितनी है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ड्रिफ्ट जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो रैंडम मोशन से क्या है, काफी कम है। कितना कम है कैसे पता कर सकते हैं, इन दोनों का रेशियो निकाल लो। 10⁵ किसका है, रैंडम मोशन का, डिवाइड बाय 10⁻⁻⁴। जब ये ऊपर जाएगा तो उसमें ऐड हो जाएगा 5 में, तो कितना आ जाता है, 10⁹ टाइम्स। इसका मतलब जो आपका रैंडम मोशन या थर्मल मोशन होता है वो ड्रिफ्ट मोशन से 10⁹ टाइम्स ज्यादा होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी की वजह से जो उनका मोशन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का, वो 10⁹ टाइम्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ड्रिफ्ट मोशन। नेक्स्ट, अब इसे क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं, ये जो अभी अपन ने पढ़ा कंडक्टर का मोशन, उससे कंक्लूजन क्या क्या निकलते हैं। फर्स्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए सॉलिड कंडक्टर कैन हैव टू मोशन। मतलब आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, उनके दो मोशन पॉसिबल है। नंबर 1, रैंडम और थर्मल मोशन, जो उनकी थर्मल एनर्जी की वजह से होता है, रैंडम वो घूमते रहते हैं। नेक्स्ट, ड्रिफ्ट मोशन, जब भी कोई बैटरी या सोर्स आप अप्लाई कर देते हो, पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हो, तब जो उनका मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट मोशन। तो किसी भी टाइम पे कितने मोशन पॉसिबल है, दो मोशन पॉसिबल है। अगर आपका बैटरी और सोर्स नहीं है तो ओनली थर्मल मोशन, और अगर बैटरी और सोर्स है तो थर्मल मोशन भी होगा और ड्रिफ्ट मोशन भी होगा, दोनों होंगे। नेक्स्ट, नेट करंट ड्यू टू रैंडम मोशन इज 0। अब रैंडम मोशन के अंदर आपका, जब आपकी बैटरी सोर्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, रैंडम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेट करंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बट नेट करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट इज नॉन जीरो। मतलब अगर आपने बैटरी या कुछ अप्लाई कर दिया, सोर्स अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल अगर आपने अप्लाई कर दिया, तो अब आपके इलेक्ट्रॉन एक डिफिनेट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस वजह से क्या होगा, करंट की जो वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होगी, मतलब कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू होगी। तो रैंडम मोशन की वजह से आपका करंट कितना होता है, 0, नेट टोटल करंट। और इसका ड्रिफ्ट मोशन की वजह से आपका जो करंट होता है वो नॉन जीरो। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव ओनली रैंडम मोशन। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बैटरी या सोर्स आपने नहीं लगा रखा, तो ओनली कौन सा मोशन होगा, रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन होगा तो करंट कितना हो जाएगा, 0। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन से बोथ मोशन। अगर आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों मोशन होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के, रैंडम मोशन भी होगा और ड्रिफ्ट मोशन भी होगा। तो रैंडम मोशन की वजह से करंट कितना होता है, 0, लेकिन ड्रिफ्ट मोशन की वजह से कितना होगा, नॉन जीरो। इसलिए आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट करंट कितना होगा, नॉन जीरो होगा। नेक्स्ट, ड्रिफ्ट मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर आपके ये आपका इलेक्ट्रॉन से ये कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका जो मोशन होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट मोशन है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, अपोजिट। देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द हायर टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, वही ऑब्वियसली बात है कि आपका जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो आपका जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी अपोजिट। मतलब इलेक्ट्रॉन की फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है, करंट की फ्लो की होती है। इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि आपका करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अभी हमने क्या देखा है कि आपके जनरली समराइज फॉर्म में क्या बात हुई कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बैटरी नहीं है, तो ओनली कौन सा मोशन होगा, रैंडम मोशन। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बैटरी आपने सोर्स कुछ लगा रखा है, तो दो मोशन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के, एक तो थर्मल मोशन और एक ड्रिफ्ट मोशन। नेक्स्ट हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन जानना है कि उनके बीच में रिलेशन क्या है और रिलेशन क्या है, और ये दोनों एक्चुअली निकाले कैसे जाते हैं। सबसे पहले वही हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो दो वेलोसिटीज होती है जनरली किसके पास, इलेक्ट्रॉन्स के पास में, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास में। तो अपन एज्यूम कर रहे हैं कि u1 u2 u3 जो है आपकी क्या है, रैंडम वेलोसिटीज है, किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो अपन एज्यूम कर रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n फ्री इलेक्ट्रॉन है, और
उनकी वेलोसिटीज कितनी है, u1 u2 u3 un, मतलब n फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उनकी ऐसे ऐसे क्या है 1 2 3 करके उनकी वेलोसिटीज है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, तो सब वेलोसिटी को डिवाइड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबकी वेलोसिटी का टोटल एवरेज निकाल रहे कितना हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है n। अब अपन को पता है कि अपन ने अभी बात करी कि जो रैंडम वेलोसिटी होती है, रैंडम मोशन की वजह से जो वेलोसिटी होती है टोटल, वो कितनी हो जाती है, जीरो। क्यों, क्योंकि अगर ये आपका कंडक्टर है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो हो सकता है दूसरा इधर जा रहा हो, तीसरा इधर जा रहा हो, चौथा इधर जा रहा हो, तो टोटल सबका नेट टोटल कितना हो गया, वेक्टर सब जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन की, सबकी मिला के कितनी हो जाती है, जीरो। नेक्स्ट, अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दूं, अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देता हूं किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, कितना होता है, QE। लेकिन Q कितना है इलेक्ट्रॉन का, माइनस E। क्यों, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट। तो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, माइनस E, स्मॉल इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज वाला और कैपिटल E फील्ड वाला। तो E इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जो फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो जैसे ही अपन ने पोटेंशियल अप्लाई करा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप होने से हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा, फोर्स, कितना, QE, और उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस E कैपिटल E वेक्टर। उसकी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट, और फोर्स लगने से उसको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन का अपन को फॉर्मूला पता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू ma। यहां से A की एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना लग रहा है हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, माइनस ई डिवाइड बाय एम। तो ये क्या निकला, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकली कि जैसे ही अपन पोटेंशियल अप्लाई करेंगे हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये एक्सेलरेशन उसको मिलेगा। एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट द फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद द पॉजिटिव मेटल आयन और द अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल। ऑब्वियसली बात है कि जैसे उसको एक्सेलरेशन मिला वो क्या करने लगेगा, चलने लगेगा, और चलने लगेगा तो उसका जो मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर जो आपके मेटल से आयन है उनके ऊपर क्या, उनसे कोलिजन होगा, और उनसे कोलिजन होगा तो वो रुक जाएगा। Between two successive collisions, an electron gains a velocity component in the direction opposite to E। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये डायरेक्शन आपके फील्ड की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन चलने लगा। इलेक्ट्रॉन अगर चलने लगा तो उस वजह से क्या होगा कि उसका कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो फिर वो रुक गया, रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, वापस वो चलने लगेगा। ऑब्वियसली बात है, उसके ऊपर फील्ड लग रहा है तो वापस वो चलने लगेगा। तो वापस अगर वो चलने लगेगा तो उसको क्या मिलेगा, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट मिलेगा, उसको एक वेलोसिटी मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है। फिर से सुन लो, बिल्कुल सिंपल, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लग रहा है, फील्ड लग रहा है, फील्ड लगने से फोर्स मिला, फोर्स लगने से एक्सेलरेशन मिला। इसका मतलब वो चलेगा, उसका कोलिजन होगा, रुक जाएगा, लेकिन वापस उसके ऊपर फील्ड तो लग ही रहा है, तो वापस उसको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो उस एक्सेलरेशन की वजह से उसको एक छोटा सा वेलोसिटी का कंपोनेंट मिलता है, जिस वजह से वो कंटिन्यू क्या करता है, आगे मोशन करता जाता है एक डायरेक्शन में। रैंडम मोशन तो हो ही रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर फील्ड होता है तो दो मोशन होते हैं, एक होता है आपका रैंडम मोशन, दूसरा होता है आपका ड्रिफ्ट मोशन। तो रैंडम मोशन तो हो ही रहा है, अपन बात कर रहे हैं दूसरी कि फील्ड लगने से फोर्स मिला, फोर्स से एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी का कंपोनेंट एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये उस डायरेक्शन की बात कर रहा है कि उस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी जाएगा साथ साथ में। तो नेक्स्ट, if an electron having random velocity u1 accelerate for the time τ1, then it will attain a velocity। वही आपका इलेक्ट्रॉन के पास कितनी वेलोसिटी है, दो, एक तो रैंडम वेलोसिटी है, एक आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो अपन बात करें कि इसकी रैंडम वेलोसिटी कितनी है, अभी जैसे अपन यहाँ बात करें कि उनकी रैंडम वेलोसिटी कितनी है, u1 u2 u3। तो अपन ने कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसकी रैंडम वेलोसिटी कितनी है, u1। अब उसके ऊपर क्या, वो कहाँ रखा हुआ है, फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो कि ऑलरेडी चल रहा है रैंडम वेलोसिटी के साथ, जैसे ही आपने पोटेंशियल ऑन करा, फील्ड ऑन हुआ, और उसी मोमेंट पे उसको क्या मिला, एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन मिलने की वजह से उसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो अब मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। तो क्या इक्वेशन होती है, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस at। v1 अपन निकाल रहे हैं, उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन मिलने के बाद u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1 प्लस एक्सेलरेशन कितना मिला, a, और
उसको टाइम कितना लगा उसकी वेलोसिटी को चेंज होने में, अपन ने एज्यूम करा कितना टाइम लगा उसको, टो वन। कितना लिखा है ये, टो वन, ठीक है, उसको जो टाइम लगा। ऐसे ही ये अपन ने एक इलेक्ट्रॉन की बात करी कि एक इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 इक्वल टू u1 प्लस ए टो वन। ऐसे ही अदर इलेक्ट्रॉन से अपन ने एज्यूम करा कि n इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की कितनी हो गई, v2 इक्वल टू u2 प्लस ए टो टू, v3 इक्वल टू u3 प्लस ए टो थ्री। ऐसे ही जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी एन इक्वल टू यू एन प्लस ए टो एन। टोटल अपन वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, सारी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री डॉट 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 वी एन अपॉन एन, टोटल एन इलेक्ट्रॉन है इसलिए। अब अपन वैल्यूज पुट कर रहे हैं, वी वन की वैल्यू क्या है, यू वन प्लस ए टो वन, ऐसे ही यू टू प्लस ए टो टू और यू थ्री प्लस ए टो थ्री, और लास्ट का कितना है, यू एन प्लस ए टो एन डिवाइड बाय टोटल इलेक्ट्रॉन कितने एन। यहाँ हम क्या देखते हैं कि u1 u2 u3 को एक साइड में लिया अपन ने, और a21 a22 और a23 ऐसे करके a2n को क्या कर लिया, साथ में लिया। क्यों साथ में लिया, क्योंकि सबके अंदर a क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो उसको अपन ने अलग कर लिया। तो अब अपनी फाइनल इक्वेशन जो है किसकी, ड्रिफ्ट, ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन है, टोटल एवरेज जो वेलोसिटी निकल रही है करंट की, इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज जो वेलोसिटी निकल रही है इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी इक्वेशन क्या हो गई, एक तो रैंडम मोशन की वेलोसिटी की टर्म्स में आ गई, और एक आपके एक्सेलरेशन के टर्म्स में आ गई, एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म्स में आ गई। ठीक है, अब अपन को क्या पता है कि u1 प्लस यू टी प्लस यू एन डॉट 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 यू एन डिवाइड बाय एन, ये क्या है आपकी एवरेज रैंडम वेलोसिटी। ये क्या है आपकी, ये जो इधर लेफ्ट साइड में लिखी है ये क्या है, एवरेज रैंडम वेलोसिटी। और अपन को पता है कि एवरेज रैंडम वेलोसिटी कितनी है टोटल आपकी, जीरो, क्योंकि हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वेक्टर सम टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये तो पूरी क्वांटिटी कितनी हो गई, जीरो। ए का डायरेक्ट ए लिख दिया। अब ये क्या लिखा हुआ है, टो वन टो टू और ऐसे टो एन। ये टो क्या है, आपका टाइम। किसका टाइम, जब आपके इलेक्ट्रॉन ने एक एटम से कोलाइड करा, वो रुक गया, अब उसने वापस चलना चालू करा। ठीक है, अब वो जब वापस नेक्स्ट एटम से कोलाइड करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ने चलना चालू करा, कोलाइड हो गया, वापस चलना चालू करा, फिर कोलाइड हो गया। तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है पहले इलेक्ट्रॉन का वो कितना है, टो वन। ऐसे दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन का टाइम है वो टो टू, और ऐसे जो आपके सारे इलेक्ट्रॉन के कोलिजन का टाइम डिवाइड बाय एन, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका कोलिजन का टाइम डिवाइड बाय एन। तो ये क्या हो गया, एवरेज कोलिजन टाइम, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको दो कोलिजन के बीच में, सक्सेसिव कोलिजन के बीच में एक के बाद एक जो कोलिजन हो रहा है उसके बीच का जो एवरेज टाइम है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम दैट इलेक्सेस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है उसका दो कोलिजन के बीच में जो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, रिप्रेजेंटेड बाय टो। ठीक है, तो ये आपको इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एवरेज के टर्म्स में टो लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल अपना जो वेलोसिटी का आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी आ रही है टोटल, वो कितनी हो गई, इसकी रैंडम तो कितनी हो गई, जीरो ए, और ये किसको, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एवरेज रिलेक्शन, इसको टाइम को टो। ठीक है, तो अपना कितना हो गया, वी डी इक्वल टू ए टो। और अपन को पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन ने अभी निकाली, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। तो यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट कर दी, तो ये अपना फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी का। और ये जो वेलोसिटी होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितना फॉर्मूला आ रहा है उसका, माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टो रिलैक्सेशन टाइम, डिवाइड बाय एम। एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, तो ये अपने निकली क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो गई फिर, एवरेज वेलोसिटी गेन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। एवरेज वेलोसिटी देखो हो क्या रहा है, बिल्कुल सिंपल, आपका कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चलना चाह रहा है। क्यों चलना चाह रहा है, क्योंकि आपने पोटेंशियल अप्लाई करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने से उसको क्या मिला, एक्सेलरेशन, फोर्स मिला, फोर्स की वजह से उसको एक्सेलरेशन मिला। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन मिल गया, वो चलना चाह रहा है, लेकिन जैसे ही वो चलता है उसका कोलिजन होता है, फिर उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, तो फिर वो चलना चाहता है, फिर वो रुक जाता है कोलिजन की वजह से। तो वो चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, लेकिन आगे तो बढ़ रहा है ना। फिर सुनना, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, कोलिजन हुआ, रुक गया, फिर चला, तो डायरेक्शन तो फिक्स है, एक ही डायरेक्शन में फील्ड लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन तो क्या है, फिक्स है। तो इलेक्ट्रॉन चला रुका, चला रुका, लेकिन आगे जो बढ़ रहा है ना, कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है, और कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी के अंदर क्या हो रहा है, एवरेज गेन हो रहा है। वेलोसिटी के अंदर क्या हो रहा है, एवरेज गेन हो रहा है एक डायरेक्शन में।
तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि वो स्लो मूवमेंट कंटिन्यू क्या कर रहा है, करता जा रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने अभी सबका निकाला, तो अपन बात किसकी कर रहे हैं, सबकी कर रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फाइनल डेफिनेशन क्या निकलती है, एवरेज वेलोसिटी गेन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका एवरेज वेलोसिटी गेन कितना हुआ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कब होगा ये डायरेक्शन में गेन, कब होगा, जब आप क्या करोगे, एक फील्ड अप्लाई करोगे, क्योंकि जब फील्ड अप्लाई नहीं करा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती नहीं है, ओनली कौन सी आती है, रैंडम। तो जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन फिक्स डायरेक्शन में चलते हैं और उनका जो वेलोसिटी का गेन होता है एवरेज, उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अभी अपन ने दो टॉपिक पढ़े, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि जब भी फील्ड अप्लाई करा एक डायरेक्शन के अंदर सब इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी का जो गेन होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो उसका टाइम है उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, की इलेक्ट्रिक करंट I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, आपका वही इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उनके चलने से क्या हो रहा है, करंट बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में फॉर्मूले में क्या रिलेशन है वो अपन को निकालना है, और उस रिलेशन से अपना जो ओम्स लॉ है अपन एक बार उसको फिर डिड्यूस करेंगे यहाँ पे। पहले अपन जानते हैं इनके बीच का रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट I का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD का। तो I और VD का क्या रिलेशन है वो अपन को जानना है। तो मैंने कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ कितनी है L और उसका एरिया कितना है A, ठीक है। एक मैंने बैटरी ली, ठीक है। जैसे ही मैं क्या करूंगा, अपनी की का क्या करूंगा, स्विच ऑन करूंगा, उसी मोमेंट पे मेरा क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो करंट की डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब आपका जो कंडक्टर है, अपन उस कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडक्टर में अपन ने क्या एज्यूम करा, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब यार कितने इलेक्ट्रॉन है वो तो डिपेंड है वॉल्यूम कितना है, और कंडक्टर कितना भी बड़ा हो सकता है। तो अब कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो अपन किसकी बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। और 3 डायमेंशनल है कंडक्टर, इसलिए अपन किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या एज्यूम कर रहे हैं कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एन। फिर से स्मॉल एन क्या है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, स्मॉल एन, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज हो रहे इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, स्मॉल ही, अपन को पता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर, मतलब ये जो आपकी लेंथ है कंडक्टर, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यार लेंथ तो कुछ भी हो सकती है, तो मैंने क्या क्वांटिटी एज्यूम करी है, मैंने क्वांटिटी एज्यूम करी है n, ठीक है। ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ऊपर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। ये मेरा n है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लेंथ ऑफ L कंडक्टर, मतलब अब मेरे को ओनली क्या चाहिए, नंबर चाहिए, वॉल्यूम से मतलब नहीं है। मेरे को क्या चाहिए, ये जो मेरा कंडक्टर है इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मेरे को नंबर चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, वॉल्यूम से। फिर से स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मेरे को अगर नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम से। किसके वॉल्यूम से, कंडक्टर के वॉल्यूम से। कंडक्टर का वॉल्यूम क्या है, एरिया इनटू लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय उसका वॉल्यूम, स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय उसका वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, NaL, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, NaL, जहां पे n क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा है कम है। क्योंकि यूनिट वॉल्यूम के अंदर एक कंडक्टर में कम इलेक्ट्रॉन हुए तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। और दूसरे कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अपन क्या बोलेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। नेक्स्ट, टोटल चार्ज कंटेन इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर। अब अपन को पता है कि टोटल चार्ज, इसका चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू NE। Q क्या है, चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये अपना फॉर्मूला है जो बिल्कुल बेसिक जनरलाइज फॉर्मूला है। यहाँ पे N क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अपने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, NaL। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, अपने अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NaL। तो इस स्मॉल n की जगह पे अपन क्या पुट करेंगे, NaL, क्योंकि अपना n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अपने डेरिवेशन में अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NaL। क्यों, क्योंकि अपने डेरिवेशन में अपन ने n क्या एज्यूम करा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट
वॉल्यूम, तो वहां पे वॉल्यूम से डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, AL से। तो Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई, एन की वैल्यू कितनी है आपकी, NaL, तो पुट कर दी मल्टीप्लाई बाय ई, तो आपका ये क्या निकल गया, चार्ज। टाइम टाइम टेकन कितना निकल रहा है आपके, एक इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मोशन हो रहे हैं कंप्लीट कंडक्टर में, तो कितना आपका टाइम कितना निकल जाएगा, वही वेलोसिटी कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से टाइम कितना निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है, एक एंड से दूसरे एंड की लेंथ कंडक्टर की कितनी, L, और वेलोसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन कौन सी वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो उनकी वेलोसिटी कितनी है, VD। तो ये अपना क्या निकल गया, टाइम, ऊपर अपना क्या निकला, चार्ज। अगर मैं चार्ज अपॉन टाइम करता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाता है, करंट, और करंट ही तो चाहिए, इसलिए अपन ये कर रहे हैं, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन T, Q की वैल्यू क्या है, NaLe, ये अपन ने लिख दी, डिवाइड बाय टाइम कितना है, L अपॉन VD। तो यहां से अपन क्या देखते हैं कि आपका L से L कट हो गया, क्या बचा, NeAVD, ठीक है, या फिर ENAVD कुछ भी बोलो। तो आपका फाइनली क्या निकल गया, रिलेशन निकल गया, किस किस के बीच में रिलेशन निकल गया, करंट के और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। क्या रिलेशन है, करंट इक्वल टू ENAVD, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन उसकी डेंसिटी, स्मॉल एन क्या है आपकी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ए क्या है, एरिया, मल्टीप्लाई बाय VD, VD क्या है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आपका रिलेशन निकल गया किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और करंट का। अब अपन को पता है यहाँ से एक और फॉर्मूला अपन निकाल सकते हैं किसका, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया। करंट कितना है, ENAVD डिवाइड बाय एरिया, ए से ए कट हो गया, तो आपका करंट डेंसिटी का यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल जाता है, ENVD। तो अभी अपन ने देखा किसके बीच में रिलेशन, इलेक्ट्रिक करंट की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या होता है, ENAVD। नेक्स्ट हमारा है ओम्स लॉ का डिडक्शन, मतलब अभी हमने जो पढ़ा उसी से हम क्या निकाल रहे हैं, ओम्स लॉ निकाल रहे हैं। कैसे, दो फॉर्मूले यहाँ पे काम आएंगे, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का काम आएगा और एक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन काम आएगा। सबसे पहले अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी अपन ने निकाला है, क्या होता है, स्मॉल ई कैपिटल ई टो अपॉन एम। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को पता है कि किसी भी कंडक्टर के एंड में अगर अपन पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है उसके अक्रॉस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो उसका फॉर्मूला अपन को ऑलरेडी पता है, सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखे हैं अपन ने कि V इक्वल टू E इंटू एल। तो यहाँ से अपना E का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, V अपॉन एल, E इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो अपना ये जो फॉर्मूला है इसमें जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे अपन उसको पोटेंशियल के टर्म में पुट कर रहे हैं, E की जगह पे मैंने क्या लिखा, V अपॉन एल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है, अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। एक अपना रिलेशन है, उसके बाद में करंट इक्वल टू ENAVD, ठीक है। तो यहाँ पे VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला है उसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो मैंने उसको जब यहाँ पे पुट करा तो ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका क्या है, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ अपन को पता है कि क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V अपॉन, ये आपका ओम्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V अपॉन I इक्वल टू क्या होता है, R होता है। तो यहाँ पे अपने I भी है और V भी है, तो अपन क्या करेंगे, V अपॉन I का रेशियो निकाल रहे हैं। तो V अपॉन I का जब मैं रेशियो निकालता हूं तो बाकी सारी टर्म्स का रिलेशन क्या आता है, ये ML स्क्वायर अपॉन NE स्क्वायर टो A। तो ये रिलेशन आ रहा है किसका, V अपॉन I करने के बाद। लेकिन अपन को पता है कि ओम्स लॉ से V अपॉन I किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो आपकी पूरी क्वांटिटी है, अगर मैं अपना टेम्परेचर फिक्स कर दूं, अगर मैं अपना टेम्परेचर फिक्स कर दूं तो ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। मास इंक्रीज हो नहीं सकता अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेंथ इंक्रीज नहीं हो सकती, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा, और आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये टाइम क्या हो जाएगा, कम, लेकिन जनरली सेम रहेगा। एरिया चेंज नहीं हो सकता क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है कंडक्टर का। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ये जो सारी क्वांटिटी है ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो फिक्स्ड टेम्परेचर के लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि ये जो पूरी क्वांटिटी है, मतलब V अपॉन I का रेशियो, ये क्या है, कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अपना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल गया फाइनली यहाँ से, कि ये ML स्क्वायर अपॉन NE स्क्वायर टो A। तो ये फॉर्मूला किसका निकला, रेजिस्टेंस का, और ये अपन यहाँ पे अपन ने क्या प्रूव करा, ओम्स लॉ। नेक्स्ट एक और रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब अपन ने रेजिस्टेंस पढ़ा है तो वही रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला यहाँ पर रिलेशन निकाल रहे हैं। कैसे निकलेगा, अपन को बेसिक पता है कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस उसका जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टिव के टर्म्स में क्या होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। और अभी अपन ने पढ़ा कि आपका रेजिस्टेंस का यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में आपका एक और फॉर्मूला निकलता है, वो क्या निकलता है, ML स्क्वायर अपॉन NE स्क्वायर टो A। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड। दोनों किसके फॉर्मूले, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले, दोनों को क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। दोनों को जब इक्वेट करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, L अपॉन ए क्या हो गया, कट गया। तो फाइनल बचा क्या मेरा कि रो
आर आर सब कट गया, फाइनल किसका फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, रेजिस्टिविटी को निकाल रहा हूँ मेरे को। तो रेजिस्टिविटी का मैंने फॉर्मूला निकाला, क्या हो गया, m अपॉन n e स्क्वायर 2। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आया मेरा फाइनल, ये होता है आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कि m अपॉन n e स्क्वायर अपॉन a। ये तो क्या रिलेशन है, ठीक है, फॉर्मूला एक्चुअल में ये होता है इसका। इसको देख के अपने को क्या पता चलता है, पहली चीज तो क्या पता चली कि रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और रिलैक्सेशन टाइम। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो चेंज होने से रहा, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं हो सकता, मतलब इस पे डिपेंड वैसे भी नहीं कर रहा। ई क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इस पे ये भी चेंज नहीं हो सकता कभी भी, तो इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये तो वैसे भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इनकी तो बात ही नहीं कर रहे अपन। अब क्या चीज बची, दो चीज बची, एक तो बचा स्मॉल एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और सेकंड क्या है, टो, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो रेजिस्टिविटी है, यहाँ पे कोई डायमेंशन आ रही है क्या, कोई भी डायमेंशन नहीं आ रही है। इसका मतलब आपका जो रेजिस्टिविटी होती है वो डायमेंशन की क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। फिर से रेजिस्टिविटी जो होती है कंडक्टर की क्या डायमेंशन है उसके फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि, तो फर्क पड़ता है किससे, फर्क पड़ता है दो चीजों से, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में, और सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम, कि दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में कितना टाइम लग रहा है। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जो रिले या आपकी रेजिस्टिविटी होती है ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, डायमेंशन की नहीं होती। क्यों, क्योंकि मेन ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का, और इसमें आपकी डायमेंशन नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा ओम्स लॉ और आपका रेजिस्टिविटी का रिलेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम्स के टर्म्स में। थैंक यू।